नमस्कार साथियों, आज हम फिर से संख्या पद्धति पढ़ेंगे। कल हमारा हो गया था न्यून संख्या तक हो गया था, तो न्यून संख्या से आगे का आज हम शुरू करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। संख्या पद्धति, ठीक है दोस्तों। संख्या पद्धति में आज हम देखेंगे, एक होता है तत्समक है, तो तत्समक के बारे में ये गुण है संख्याओं के। गुणा का तत्समक, गुणा का तत्समक क्या होगा? तो गुणा का तत्समक मतलब कोई ऐसी संख्या जिसको उस संख्या से अगर गुणा करें तो उसके मान पर कोई प्रभाव ना पड़े, वो संख्या जो कि त्यों रहे, जो कि त्यों रहे। तो गुणा का तत्समक क्या होगा? एक होगा। क्या होगा? एक। गुणा का तत्समक एक होगा। अब करके देख लो एक कैसे होगा। जैसे मान लो 5 है, 5 का गुणा का तत्समक क्या होगा? तो एक माना है, गुणा 1 बराबर 5। 5 को 1 से गुणा करने पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा, संख्या जैसी थी वैसी रही। 10 को कर लो, किसी भी संख्या को कर लो, A को कर लो, 15 को कर लो, किसी भी संख्या को कर लो, उसके मान में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो गुणा का तत्समक क्या होगा? 1। ऐसे ही उससे आगे जोड़ का तत्समक होता है। क्या होता है? जोड़। जोड़ का तत्समक। अब जोड़ का तत्समक क्या होगा? तत्समक के अंदर क्या रखना है, मतलब ऐसी संख्या लेके आनी है जिसके साथ उस संख्या की क्रिया अगर करें तो उस संख्या में कोई प्रभाव ना पड़े। तो गुणा के लिए ऐसी कौन सी संख्या है? 1 है। अब जोड़ के लिए ऐसी कौन सी संख्या होगी? सोचो। जोड़ के लिए ऐसी संख्या मान लीजिए 5 है, तो 5 में हम क्या जोड़ेंगे जिसकी वजह से संख्या 5 की 5 ही रहे? तो 5 में ऐसी संख्या जोड़ने के लिए 0 होगा। तो 5 में 0 जोड़ने से भी क्या रहेगा? 5 रहेगा। और कोई भी संख्या ले लो, 10 में 0 जोड़ लो, चाहे किसी भी संख्या में 0 जोड़ने से उस संख्या के मान पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसलिए जोड़ का जो तत्समक है वो होगा 0। ठीक है दोस्तों, जोड़ का तत्समक क्या होगा? 0। इससे आगे हम देखेंगे, एक होता है प्रतिलोम। क्या होता है? प्रतिलोम, या उसको प्रतीप भी बोलते हैं। तो ये दोनों तो हो गए तत्समक। गुणा के लिए 1, जोड़ के लिए 0। अब होता है प्रतिलोम या प्रतीप। तो गुणा का प्रतीप या प्रतिलोम। गुणा का प्रतीक या प्रतिलोम मतलब किसी संख्या के लिए ऐसी संख्या जिससे उसको अगर गुणा कर दिया जाए तो उसका जो रिजल्ट है, जो परिणाम है, वो क्या हो जाए? 1 हो जाए। किसी भी संख्या को ऐसी संख्या से गुणा करें जिसकी वजह से उसका परिणाम क्या हो जाए? 1 हो जाए। जैसे मान लीजिए 5 है, 5 को किससे गुणा करें कि रिजल्ट क्या हो जाएगा? 1 हो जाए। तो 5 गुणा 1/5, 5 से 5 कट जाएगा, रिजल्ट क्या आएगा? 1 आएगा। क्या आएगा? 1। तो किसी भी संख्या का गुणा का प्रतीप या गुणा का प्रतिलोम क्या होगा? उस संख्या का उल्टा हो जाता है। 5 है, 5 क्या होता है? 5/1 होता है ना। तो इसका अगर प्रतिलोम चाहिए तो 1 ऊपर 5 नीचे, 1/5। 10 का चाहिएगा तो 1/10 हो जाएगा। किसी भी संख्या का चाहिए, रिजल्ट लेके आना है 1। तो ये हो गया गुणा का प्रतिलोम। और इसके लिए मान लेते हैं, जैसे कोई संख्या A है, कोई संख्या क्या है? A है। तो A का गुणा का प्रतिलोम क्या होगा? 1/A होगा, और संख्या बट्टे में आ जाएगी। तो ये हो गया। उसके बाद होता है जोड़ का प्रतिलोम। और जोड़ के प्रतिलोम के लिए क्या करेंगे दोस्तों?
जोड़ के प्रतिलोम के लिए। इसमें गुणा के प्रतिलोम में तो हम रिजल्ट लेके आए थे 1, और जोड़ में क्या लेके आएंगे, जोड़ का प्रतिलोम। जोड़ का प्रतिलोम या जोड़ का प्रतीप या योज्य प्रतिलोम भी बोल देते हैं इसको, क्या बोलते हैं, योज्य प्रतिलोम। ठीक है दोस्तों, तो इस बार रिजल्ट क्या लेके आना अपने को, 0 लेके आना है। मतलब किसी संख्या के साथ उसका प्रतिलोम लेने से अगर जोड़ने की क्रिया करते हैं तो रिजल्ट क्या आना चाहिए, 0, और अगर गुणा करने की क्रिया करते हैं तो रिजल्ट क्या आना चाहिए, 1। ठीक है दोस्तों, किसी भी संख्या का प्रतिलोम जो प्राप्त करेंगे उसके लिए क्या होता है, अगर गुणा का प्रतिलोम चाहिए तो रिजल्ट आना चाहिए 1, और अगर जोड़ का प्रतिलोम चाहिए तो रिजल्ट क्या आना चाहिए, 0। तो 0 के लिए देखो, मान लो कोई संख्या a है, तो a का योज्य प्रतिलोम या जोड़ का प्रतिलोम क्या होगा, इन दोनों को जब क्रिया करवाई जाएगी ना, उस संख्या को और उसके प्रतिलोम को, तो रिजल्ट क्या आएगा, 0। तो जोड़ का चाहिए तो जोड़ रहे हैं, तो इस संख्या में क्या जोड़े, प्लस, कोई भी संख्या यहाँ पे होगी तो बराबर क्या होना चाहिए, 0। अब ये वाली संख्या अगर आपको चाहिए तो इस a को उधर लेके जाएंगे, पक्षांतरण करेंगे तो ये संख्या आ जाएगी, ये प्रतिलोम ही लिख देते हैं यहाँ पे, प्रतिलोम। ठीक है दोस्तों, प्रतिलोम चाहिए तो क्या हो जाएगा, 0 माइनस a, क्या हो जाएगा, 0 माइनस a। अब 0 माइनस a, किसी 0 में से अगर किसी भी संख्या को घटाया जाता है तो वो संख्या क्या हो जाती है, ऋणात्मक हो जाती है। थोड़ा आगे देखेंगे एक बार चिन्ह चेंज करने वाले प्रक्रिया। तो ये क्या हो गया, a का प्रतिलोम क्या हुआ, माइनस a, क्या हुआ, माइनस a। तो जोड़ के प्रतिलोम में क्या होता है, चिन्ह चेंज हो जाता है, धनात्मक संख्या क्या हो जाती है, ऋणात्मक, और ऋणात्मक संख्या क्या हो जाती है, धनात्मक हो जाती है। गुणा के प्रतिलोम में क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है। गुणा के प्रतिलोम को भी वैसे ही देख सकते हैं आप, गुणा की क्रिया करनी है, ये a है, a का प्रतिलोम चाहिए अपने को, तो a गुणा, इसका गुणा का प्रतिलोम चाहिए तो प्रतिलोम, गुणा का प्रतिलोम हो गया, बराबर क्या आना चाहिए, रिजल्ट 1 आना चाहिए। तो ये प्रतिलोम अपने को चाहिए, ये गुणा में है, यहाँ पे पक्षांतरण करेंगे तो क्या जाएगी, भाग में चली जाएगी, तो 1/a। तो गुणा में चाहिए तो वो संख्या सेम 1 बट्टा में आ जाएगी, 1 के भाग में, और जोड़ में प्रतिलोम चाहिए तो उसका उल्टा, यानी धनात्मक का ऋणात्मक और ऋणात्मक का धनात्मक हो जाती है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं आरोही क्रम और अवरोही क्रम होता है एक, क्या होता है, आरोही क्रम। आरोही क्रम क्या है, बढ़ते हुए क्रम में क्या है, छोटी संख्या से बड़ी संख्या को लिखने का जो क्रम है वो आरोही क्रम है। और अपने जो काउंटिंग है 1 2 3 4 ये सब क्या है, आरोही क्रम में ही लिखी हुई है। इसके बाद दूसरा है अवरोही क्रम, ये इसका उल्टा हो जाएगा, अवरोही क्रम। अवरोही क्रम क्या है, बड़ी संख्या से छोटी संख्या यानी घटते हुए क्रम में लिखना, घटते हुए क्रम में 4 3 2 1, ये सब आरोही है, अवरोही है। और इसके बाद में आगे देखेंगे, एक होता है विशुद्ध मान, क्या होता है, विशुद्ध मान, एब्सोल्यूट वैल्यू। किसी संख्या का विशुद्ध मान है, उसके साथ लगे चिन्हों को हटाकर प्राप्त किया जाता है। किसी संख्या का विशुद्ध मान जो है उसके साथ लगे चिन्हों को हटाकर प्राप्त किया जाता है, विशुद्ध मान। ठीक है दोस्तों, विशुद्ध मान है वो उसके साथ लगे हुए जो चिन्ह है, वो संख्या के साथ चिन्ह नहीं होना चाहिए। चिन्ह अगर लगा हुआ है तो उसको हटा देंगे तो जो मान प्राप्त होगा वो क्या होगा, विशुद्ध मान प्राप्त होगा। अब एग्जाम्पल के लिए देखो, मान लो ये यहाँ पे +2 लिखा हुआ है, ठीक है, तो ये क्या होगा, इसका विशुद्ध मान क्या होगा, चिन्ह हट गया। अगर यहाँ पे -2 लिखा हुआ है तो भी क्या होगा, 2। ये क्या है, इसके विशुद्ध मान है, एब्सोल्यूट वैल्यू है। ठीक है,
अब आगे संख्याओं का एक गुण होता है संवर्ग का नियम। संख्याओं के गुणों में आता है संवर्ग। संवर्ग नियम क्या होता है? संवर्ग नियम, क्लोजर इसको संवर्ग का गुण जो है इसको क्लोजर प्रॉपर्टी भी बोलते हैं, और ये संवर्ग नियम है यानी क्लोजर लॉ। जोड़ के लिए संवर्ग का नियम पढ़ेंगे। जोड़ के लिए संवर्ग का नियम, जोड़ के लिए संवर्ग नियम, ये संवर्ग नियम है। अगर किसी ने नहीं सुना है तो 5वीं या 6वीं की क्लास की जो किताब है उसके अंदर बहुत ही अच्छे तरीके से इसको समझाया गया है। संवर्ग का नियम, बटन का नियम, ये सारे के सारे जो नियम हैं वो उसके अंदर बहुत अच्छे से, क्रम विनिमय का नियम है, वो सारे के सारे उसमें समझाए गए हैं। और यहाँ पे इतना ज़्यादा हम नहीं देखेंगे इसको, बस थोड़ा थोड़ा देखेंगे। संवर्ग का जोड़ के लिए नियम क्या कहता है? अगर कोई संख्या a और b, कोई संख्या a और b अगर दोनों धनात्मक है, ये दोनों क्या है? धनात्मक है, तो इनको जोड़ने पर इनका जो रिजल्ट होगा, जो परिणाम होगा वो भी क्या होगा? धनात्मक होगा। जैसे a प्लस b बराबर क्या होगा? ab, ये पॉजिटिव होगा। ठीक है, अब देख सकते हैं 4 + 5 बराबर कितना आएगा? 9। ये भी धनात्मक है, ये दोनों भी धनात्मक है। ये है जोड़ के लिए संवर्ग का नियम। उसके बाद अगर एक धनात्मक है और एक दोनों ऋणात्मक है, 2 नंबर, अगर दोनों ऋणात्मक हैं, दोनों संख्याएं क्या हैं? नेगेटिव है, तो क्या होगा जोड़ने पे? -a + -b बराबर क्या होगा? -ab होगा। सॉरी रुको भाई, रुको, ये a भी नहीं हो सकता, a + b ही रहेगा। ये तो गुणा हो गया था, a + b रहेगा, और ये भी a + b ही होगा। ठीक है, चिन्ह क्या होगा? ऋणात्मक होगा। संख्याएं तो जुड़ेंगी ही, दोनों ऋणात्मक संख्याएं हैं तो संख्याएं तो जुड़ेंगी ही, लेकिन जुड़ने के बाद उनके रिजल्ट के साथ क्या रहेगा? नेगेटिव चिन्ह रहेगा, ऋणात्मक संख्या रहेगी। जोड़ने के टाइम कोई दिक्कत ही नहीं, जुड़ना तो है ही, और संख्या रिजल्ट जो क्या है? पॉजिटिव होगा। ये हो गया दोनों ऋणात्मक होने से। उसके बाद एक धनात्मक और एक ऋणात्मक होने से। ठीक है, क्या होगा? एक धनात्मक और एक ऋणात्मक। 3 नंबर देख लो, मान लो ये ऋणात्मक है और ये धनात्मक है। ठीक है, एक ऋणात्मक है और एक धनात्मक है, चाहे इसको ऋणात्मक ले लेना, इसको धनात्मक, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, दोनों सेम रहेगा। ऐसी कंडीशन होने पे जो परिणाम आएगा, जो रिजल्ट आएगा वो क्या होगा? वो फिर निर्भर करेगा इनमें से बड़ी संख्या के ऊपर। इनमें से संख्या जो बड़ी होगी उसका ही चिन्ह रिजल्ट में आएगा। अगर नेगेटिव संख्या बड़ी है, ऋणात्मक संख्या बड़ी है, तो जो रिजल्ट आएगा वो ऋणात्मक आएगा। अगर पॉजिटिव संख्या बड़ी है तो रिजल्ट क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। अब इसको यहाँ पे देख लिया था, 4 + 5 बराबर 9, और ये -4 ले लिए, प्लस किया, ये -5 ले लिए, तो रिजल्ट क्या आएगा? 4 और 5 तो जुड़ना ही है, -4 + 5, तो माइनस के क्या होंगे? 9। नेगेटिव आएगा रिजल्ट, -9। उसके बाद इसको देखते हैं, मान लीजिए 4, a की जगह 4 ही लिया, ये है नेगेटिव, प्लस का चिन्ह, b की जगह क्या लिया? 5। ठीक है, तो रिजल्ट क्या आएगा? बताया, जो संख्या बड़ी होगी, जो संख्या, जिस संख्या का मान बड़ा होगा वही रिजल्ट आएगा। तो 5 बड़ा है, 4 छोटा है, तो 5 में से 4 घटेगा, अंतर जो है वो 1 पॉजिटिव में रहेगा। अगर a बड़ा होता, मान लीजिए -5 + 4 होता, तब क्या होगा? इस बार ऋणात्मक संख्या बड़ी है तो रिजल्ट है वो क्या आएगा? -1। ठीक है, ये है इसका संवर्ग का नियम। उसके बाद ये जोड़ के साथ हो गया, इसके बाद करेंगे गुणा के साथ संवर्ग का नियम। तो क्या होगा? गुणा के संवर्ग नियम।
क्या होगा, गुणा के संवर्ग नियम। गुणा के संवर्ग नियम में नंबर 1, अगर a और b दोनों धनात्मक है, अगर a और b दोनों धनात्मक है तो रिजल्ट क्या होगा, a गुणा b बराबर ab, पॉजिटिव होगा। ठीक है, चिन्ह सेम रहेगा। करके देख लो, 4 गुणा 5 बराबर 20। ठीक है, दूसरा, अगर दोनों ऋणात्मक हो, a भी क्या है माइनस और b भी क्या है माइनस, दोनों संख्याएं क्या है नेगेटिव, तो रिजल्ट क्या आएगा, अगर दोनों संख्याएं नेगेटिव है तो रिजल्ट आएगा पॉजिटिव। जैसे -a गुणा -b बराबर क्या होगा, ab। करके देखो, -4 गुणा -5, आंसर क्या आएगा 20। माइनस से माइनस अगर गुणा करेंगे तो आंसर आएगा प्लस में। उसके आगे अगर 3 नंबर पे सेम वही होगा, एक संख्या पॉजिटिव है और एक संख्या नेगेटिव है। मान लीजिए a माइनस है और b है वो प्लस है, तो रिजल्ट क्या होगा, तो रिजल्ट होगा माइनस। संख्या कौन सी भी बड़ी हो कौन सी भी छोटी हो, गुणा के समय चिन्ह क्या होगा, एक भी अगर कौन सी भी संख्या ऋणात्मक है तो रिजल्ट ऋणात्मक में ही आएगा। अगर दोनों संख्याएं ऋणात्मक है तो चेंज नहीं होगा। ये -a इंटू b, तो रिजल्ट क्या आएगा माइनस में ab। -4 गुणा 5 बराबर -20, या फिर 4 गुणा -5 बराबर भी -20। ये हो गया गुणा के लिए संवर्ग का नियम। ये संवर्ग का नियम हुआ। अब इसके बाद होगा क्रम विनिमय। क्या होगा, क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय नियम तो एक तो देखेंगे, क्रम विनिमय का नियम है वो जोड़ में क्या है, जोड़ में। ठीक है, जोड़ में क्या होगा, अगर a प्लस b है तो वो बराबर होगा किसके, b प्लस a के। ठीक है, इनका स्थान चेंज करने से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। a प्लस b है तो वो b प्लस a होगा। ये तो जोड़ के साथ है। अब गुणा के साथ, गुणा में अगर a गुणा b है तो वो b गुणा a के बराबर होगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। देख लो, a प्लस b है, 4 प्लस 5 बराबर कितना आना है 9, और 5 प्लस 4 भी कितना आना है 9 ही आना है। तो ये क्या है, जोड़ के अंदर क्रम विनिमय का नियम है। जोड़ के अंदर क्रम विनिमय का नियम है। अब यही गुणा के अंदर 4 को 5 से गुणा करेंगे तो भी 20 आना है, 5 को 4 से गुणा करेंगे तो भी 20 ही आना है। तो गुणा के अंदर, इससे आगे देखेंगे सहचर्य नियम। सहचर्य नियम क्या है, जोड़ के लिए देख लो, पहले 3 संख्याएं हैं, a प्लस b प्लस c, तो ये किसके बराबर होंगी, a प्लस b प्लस c। कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इस संख्या को ऐसे लिख देंगे तो भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये सहचर्य का नियम है। ये तो जोड़ में हो गया। गुणा में देखो, a इंटू बी इंटू सी किसके बराबर होगा, a इंटू बी इंटू सी। कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, और इसको अगर आप थोड़ा ऐसे लिख लें तो ठीक रहेगा।
ये भी ठीक ही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऊपर वाला जैसे लिखा है वैसे ही पहले ए गुणा बी गुणा सी बराबर होगा किसके, ए गुणा बी गुणा सी के, ऐसे लिख लो। अब देखेंगे दोनों बराबर है कि नहीं है। एक संख्या ले लो, पहले जोड़ वाले में देख लेते हैं। 2 + 4 + 5, ठीक है, ये किसके बराबर होगा, 2 + 4 + 5 के। देख लो 4 और 2 6, 6 को फिर 5 में जोड़ेंगे कितना आएगा, 11। 4 और 5 9, 9 में 2 जोड़ेंगे तो 11। तो ये है जोड़ में शास्त्रीय का नियम। इस तरीके की संख्या को इस तरीके से लिखने से कोई प्रभाव उसके ऊपर नहीं पड़ेगा। उसके बाद है गुणा में, तो गुणा में भी देख लो 2 × 4 गुणा 5, इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 × 4 × 5 करके देखो। 4 दूनी 8, 8 पंजो 40, 4 पंजो 20 और 20 दूनी 40। तो संख्याओं को शास्त्रीय नियम के हिसाब से लिखने से आगे पीछे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसके बाद एक और होता है बट्टन का नियम। क्या है, बट्टन का नियम। बट्टन का नियम, ठीक है, ये एक ही है। बट्टन का नियम गुणा के लिए देखो, गुणा और जोड़ दोनों इसमें क्या है, मिक्स एक साथ ही है। अगर किसी संख्या को ऐसे लिखा जाए a गुणा b + c, अगर ऐसे कोई संख्या है तो उसको बांट के डिस्ट्रीब्यूट करके लिखने से, बट्टन का नियम है ना, डिस्ट्रीब्यूशन का नियम। क्या है, a गुणा b + a गुणा c, दोनों सेम ही है, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। देख लो उदाहरण के तौर पे 2 गुणा कोष्ट 4 + 5 बराबर होगा किसके, 2 गुणा 4 + 2 गुणा 5। देखो 4 और 5 कितने होंगे, 9, और 9 दूनी कितना होगा, 18, 9 दूनी 18, 4 दूनी कितना होगा, 8, और 5 दूनी कितना होगा, 10, 10 और 8 18, 18 बराबर 18, कोई प्रभाव इसमें भी नहीं पड़ेगा। अब देखेंगे दो संख्याओं को अगर गुणा किया जाता है या भाग दिया जाता है तो चिन्हों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। जो उसके धनात्मक और ऋणात्मक चिन्ह है उनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। सैवरक नियम की तरह ही है, थोड़ा देख लेते हैं। गुणा के समय क्या होता है, गुणा अगर प्लस को प्लस से गुणा किया जाए, अगर पॉजिटिव को पॉजिटिव से गुणा किया जाए, दो अगर धनात्मक संख्याएं हैं और अगर उन दोनों को गुणा किया जाए तो उनका जो परिणाम है, रिजल्ट, वो क्या आएगा, धनात्मक आएगा। 2 नंबर, अगर दोनों ऋणात्मक हैं, अगर दोनों क्या है, ऋणात्मक हैं, दोनों संख्याएं ऋणात्मक हैं तो रिजल्ट क्या आएगा, ऋणात्मक। और अगर एक संख्या क्या है, धनात्मक, और एक संख्या क्या है, ऋणात्मक, तो अभी रिजल्ट क्या आएगा, ऋणात्मक। सॉरी, ये गलत बोल दिया, यहाँ पे धनात्मक होगा। दोनों संख्याएं अगर ऋणात्मक है तो गुणा के समय क्या हो जाता है, धनात्मक। और एक संख्या ऋणात्मक और एक संख्या धनात्मक और एक संख्या ऋणात्मक है तो रिजल्ट क्या आएगा, ऋणात्मक। एक संख्या अगर ऋणात्मक है, ये पहले वाली,
और इसको अगर धनात्मक संख्या से गुणा किया जाए तो भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्या रिजल्ट आएगा? ऋणात्मक। दो कंडीशन में तो धनात्मक है और दो कंडीशन में ऋणात्मक रिजल्ट आएगा। अब गुणा का हो गया, भाग का देखो, भाग में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। गुणा और भाग में चिन्ह जो है वो सेम ही होते हैं, उसी हिसाब से चेंज होते हैं। जैसे अगर कोई पॉजिटिव संख्या में कोई पॉजिटिव संख्या का अगर भाग दिया जाता है, इसको ऐसे लिखेंगे या फिर ऐसे लिख देते हैं। अगर किसी धनात्मक संख्या में भाग धनात्मक, पॉजिटिव संख्या में पॉजिटिव संख्या का भाग देने से भी क्या होगा? प्लस। नंबर 2, नेगेटिव संख्या में नेगेटिव संख्या का भाग देने से क्या होगा? पॉजिटिव। ठीक है। उसके बाद एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। धनात्मक संख्या में ऋणात्मक संख्या का भाग देने से क्या होगा? ऋणात्मक। और 4 नंबर, अगर ऋणात्मक संख्या में भाग दिया जाए धनात्मक का तो भी क्या होगा? ऋणात्मक। ये गुणा और भाग करने के समय चिन्ह जो परिवर्तन है वो है। ठीक है, ये चिन्ह परिवर्तन इस हिसाब से होंगे। और एक और देख लेते हैं थोड़ा। अगर पक्षांतरण किया जाता है जोड़ और घटा में तो क्या है? देखो, अगर दो धनात्मक संख्याओं को जोड़ेंगे तो धनात्मक होगा, दो ऋणात्मक संख्याओं को जोड़ेंगे तो ऋणात्मक होगा। और अगर एक एक धनात्मक और एक एक ऋणात्मक रही तो जो संख्या ज़्यादा है उसका चिन्ह आएगा। गुणा और भाग में देख लिया, एक होता पक्षांतरण। किसी संख्या को, ये दो पक्ष है उसके, एक लेफ्ट साइड है एक राइट साइड है, तो अगर इस साइड से संख्या को इस साइड लाया जाए तो उस संख्या के चिन्ह पे क्या प्रभाव पड़ेगा? अगर कोई संख्या इधर प्लस की है तो इस चिन्ह से उधर अगर इसको पक्षांतरण करेंगे तो माइनस यानी ऋणात्मक हो जाएगी। अगर ऋणात्मक है तो उधर जाके क्या हो जाएगी? धनात्मक हो जाएगी। इधर अगर कोई संख्या गुणा के चिन्ह में है तो इधर भाग में आएगी, और इधर अगर भाग में है तो इधर गुणा में आएगी। ये होता है। ठीक है। जैसे अगर a प्लस बी बराबर है c, ठीक है, a प्लस बी के बराबर c है, इसके दो पक्ष हो गए। अब अगर इस b को इस c के साथ लिखना हो तो क्या लिखा जाएगा? a बराबर होगा c, ये पॉजिटिव है, माइनस b, ये हो जाएगा। अगर a गुणा b बराबर सॉरी एक बार इसको माइनस और दिखा देते हैं। अगर ये यहाँ पे माइनस में है c के लिए तो ये a बराबर हो जाएगा c प्लस b। पॉजिटिव है वो नेगेटिव, नेगेटिव है वो पॉजिटिव। और गुणा के लिए और भाग के लिए भी दिखा देते हैं। अगर a गुणा b बराबर है c तो a बराबर क्या होगा? ये गुणा में इधर संख्या तो c बट्टे b भाग में चली गई। या फिर इसको ऐसे न लिख के ऐसे भी लिख सकते हो, c भाग b। ठीक है। अगर इधर भाग में होती a भाग b बराबर c होती तो a बराबर c गुणा b। ऐसे आगे देखते हैं शून्य से संबंधित कुछ बातें। शून्य से संबंधित क्या बातें? शून्य का आविष्कार तो अपने ही देश में हुआ, भारत देश में, और महान गणितज्ञ आर्यभट्ट जी के द्वारा हुआ। उसके अलावा अगर एक और जीरो है, वो ना तो पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव है। जीरो ना तो धनात्मक संख्या है ना ही ऋणात्मक संख्या है। उसके बाद एक होता है जीरो के लिए क्या? अगर किसी भी संख्या का, जीरो में अगर किसी भी संख्या का भाग दिया जाए, किसी भी संख्या का, तो रिजल्ट क्या होगा? जीरो ही आएगा। जीरो में चाहे 1 का भाग दे देना और चाहे 1000 का दे देना, रिजल्ट क्या आएगा? जीरो। अगर किसी संख्या में जीरो का भाग दिया जाए, कोई संख्या है उसके अंदर अगर जीरो का भाग दिया जाए तो क्या रिजल्ट आएगा? अनंत आएगा। अनंत आएगा। ये जीरो के बारे में सूचना है। अगर जीरो को किसी संख्या में जोड़ा जाए,
अगर जीरो को किसी संख्या में जोड़ा जाए तो वही संख्या रहेगी, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर जीरो को किसी संख्या से घटाया जाए तो भी रिजल्ट पे कोई प्रभाव नहीं पड़े। लेकिन अगर जीरो में से किसी संख्या को घटाया जाए तो वो संख्या अगर धनात्मक है तो ऋणात्मक हो जाएगी, ऋणात्मक है तो धनात्मक हो जाएगी। ये जोड़ने के लिए हुआ। उसके बाद अगर जीरो को किसी संख्या से गुणा किया जाए, ये तो भाग की हो गई, दोनों भाग के बारे में, ये जोड़ने और घटाने के बारे में। अगर जीरो को किसी संख्या से गुणा किया जाए, ए गुणा जीरो, तो रिजल्ट क्या आएगा, जीरो। और जीरो से भी अगर किसी भी संख्या को गुणा करेंगे तो भी रिजल्ट क्या होगा, जीरो। ठीक है, तो आज इतना ही करेंगे, बाकी कल की क्लास में देखेंगे।